हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का, जो कि है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कुछ लोग रूलर्स, शासक कैसे बन गए, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के बारे में जानेंगे, जनपदों के बारे में जानेंगे, महाजनपद, टैक्स सिस्टम जो था महाजनपदों में उसके बारे में जानेंगे, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जो कृषि में परिवर्तन आए उसके बारे में, और अ क्लोजर लुक अबाउट मगध एंड वज्जी। तो ये जो है एक तरह से महाजनपद थे और इनके बारे में जानेंगे आने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जैसा कि हम अपनी याद से जानते ही हैं कि भाई हमें कोई शासक अगर चुनना है तो हम मतदान करते हैं, उससे हम अपना शासक चुनते हैं, शासक या फिर गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन बहुत पहले कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो कुछ राजा जो है वो भी लोगों द्वारा ही चुने जाते थे, जैसे आज भी लोगों द्वारा ही हमारे जो गवर्नमेंट है वो चुनी जाती है। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए। देखो, जब ये लोगों द्वारा चुने जाते थे तो लगभग 3000 साल पहले कुछ परिवर्तन जो हुए उनके बारे में भी अब हम जानेंगे क्या परिवर्तन हुए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी उन्हें जनता ने नहीं चुना, उन्होंने कुछ यज्ञ किए बड़े बड़े। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अश्वमेध यज्ञ का। ये एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब ऐसे घूमने के लिए घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब कि किसी राजा ने तो ये घोड़ा छोड़ दिया खुला ऐसे ही, अगर उसका घोड़ा कोई दूसरा राजा रोकता है, यानी कि जिस राजा के एरिया में वो घोड़ा जाएगा, तो वो अगर उसको रोकता है तो उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा था। तो अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, देखो अगर उन्होंने घोड़े को रोका तो इसका मतलब लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, उसको कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका मतलब वो डर गया और उससे लड़ाई नहीं करना चाहता, तो घोड़ा जिसने भेजा था वो राजा शक्तिशाली माना जाता था। फिर इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, एक तरह से जो मतलब कि घोड़े को जाने देते थे, रोकते नहीं थे, उन राजाओं को आमंत्रित करते थे। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। पुरोहितों को यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, उसके लिए मतलब राजा के लिए, जो वो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। तो राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विधियों तथा अन्य गुणों का गान करता था। एक तरह से वो कहते हैं उसकी तारीफ करता था। राजा के संगे संबंधी जो होते थे, खासकर उसकी रानी या फिर पुत्र, उनको भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखते थे, यानी कि जो मेन रोल होता था राजा और उसके परिवार का होता था, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। शूद्र होती थी नीची कास्ट, और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्योंकि शूद्र शब्द कहाँ से आया, वो जो वर्ण व्यवस्था बनी थी उसमें से ही तो निकल करके आया। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी ये देख लेते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं ये। इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं?
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ऋग्वेद के बाद आता है ये जो काल था, उत्तर वैदिक काल, और इसमें जो ग्रंथ रचे गए वो भी उत्तर वैदिक ग्रंथ रचे गए थे। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो सभी की कैटेगरी बना दी है कि भाई जो अमीर थे उनकी अलग और जो गरीब थे उनकी अलग। अब देखो ये जो है ना आगे वर्ण व्यवस्था बनी। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो यही सभी चीजें जो हमने भी देखी हिंदी में। पहले तो देखो जो इनकी सामाजिक स्थिति थी ना उसके आधार पर फिर इनको क्या किया, वर्गों में बांट दिया। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण व्यवस्था जो सुनी ना आपने वो यही है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो एक तरह से कार्य के आधार पर ये जो व्यवस्था है वो बनाई गई वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहला वर्ण जो था ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ना और पढ़ाना वेदों को, और यज्ञ करना, जिसके लिए उनको उपहार भी मिलता था पुरोहितों को या फिर ब्राह्मणों को, मतलब पुरोहित को ही ब्राह्मण भी कहा जाता था। और दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। अब तीसरा स्थान आ जाता है विश्य या फिर वैश्य का। इनमें कौन कौन शामिल थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी, ये लोग इसमें शामिल थे जो वैश्य थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये ध्यान रखेंगे। वर्णों में अंतिम स्थान जो था शूद्रों का था, जो हमने अभी पीछे देखा। शूद्रों को यज्ञ जैसे जो अनुष्ठान थे उनमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो इनका जो काम था ना अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। किनका? शूद्रों का। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, मतलब कि जो यज्ञ या फिर पूजा पाठ वगैरह जो होता था उनको अधिकार नहीं था इनको। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी औरतों को भी शूद्रों की कैटेगरी में ही रखा गया। और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। यज्ञों में तो भाग नहीं ले सकते थे, इसके अलावा ये वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण होता था ना जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर कैसे? जैसे कि भाई ब्राह्मण माता पिता की जो संतान है ब्राह्मण ही होती थी। अब जो जन्म लेता जाएगा ना उसी परिवार में वो उसी वर्ण का होता चला जाएगा। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। पहले तो देखो ये 4 वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कुछ लोगों को अछूत माना जाने लगा। कौन कौन थे इसमें? अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। तो इन लोगों के संपर्क जो है एक तरह से अपवित्र माना जाता था कि भाई हम अपवित्र हो जाएंगे इनके आसपास रहने से। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब देखो स्वीकार नहीं किया, हर किसी का ना अपना अपना पर्सपेक्टिव था। किसी ने किसी वजह से स्वीकार नहीं किया तो किसी ने किसी वजह से। देखो राजा की बात करें तो राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, तो इसलिए इन्होंने स्वीकार नहीं किया इसे। कुछ लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण होता था ना उसको सही नहीं मानते थे कि भाई जन्म जो होता है उसमें थोड़ी ना किसी का दोष है, उसको थोड़ी ना पता होता है कि हम कौन सी जो वर्ण है उसमें जन्म ले रहे हैं, ये भी सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे कि भाई जो व्यवसाय है उसके आधार पर भेदभाव सही नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना चाहिए, और ये बात सही भी है। कई लोगों ने छुआछूत की भी आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यानी कहने का मतलब क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो ये अभी आपका आसाम वगैरह वाला इलाका है, जो पूर्वोत्तर जो आपके स्टेट्स है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ये जो असमानता थी ये काफ़ी कम थी। ये ज़्यादातर आपके नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती थी। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में भी। अब देख लेते हैं जनपदों के बारे में। तो महायज्ञों को करने वाले राजा
अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। जन मतलब क्या? लोग ही हो गए, तो जन के बसने की जगह हो गया, वो बन गया जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। तो जहाँ पर ये काफ़ी सारे जनपद मिले हैं, देखो यहाँ पर ना एक मतलब आपको कुछ जनपद मिलेंगे और कुछ महाजनपद मिलेंगे। तो ये आपको बारी बारी से पढ़ने को मिलेंगे, मतलब कुछ का जिक्र आया है, जिनका जिक्र आया है उनके बारे में ही पूछा जाएगा, तो टेंशन न लें इसके बारे में। तो यहाँ पर है आपके महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर। तो जनपद के बारे में बात करें तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं जो जनपद हैं। यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, मतलब बर्तन बनाने का काम भी होता था यहाँ पर। इन पुरास्थलों में कुछ चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो ये हैं वो चित्रित धूसर पात्र, कुछ इस तरह के मिले हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखो यहाँ पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कुछ ज्यामितीय आकार में है। तो चित्रित धूसर पात्र है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। तो ये पात्र जो है ना बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे आजकल हम लोग डिनर सेट होता है हमारे पास कि भाई मेहमानों के लिए रखते हैं बचा करके, वैसे ही समझ लो। अब बात करेंगे महाजनपदों की। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद थे। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि महाजनपदों की सभी की राजधानी नहीं होती थी, कुछ की मतलब अधिकतर की थी। कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनकी राजधानियां नहीं थी। तो कई राजधानियों में किलेबंदी भी थी। किलेबंदी किसको कहते हैं? किलेबंदी कहते हैं चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देते थे। उससे होता क्या था, एक तरह से सिक्योर हो जाती थी पूरी राजधानी, तो उसको कहते थे किलेबंदी, जब वो पूरी राजधानी में ही एक तरह से बाउंड्री कर देते थे। आज भी आप देखो जो गांव में घर होते हैं उनके चारों तरफ क्या करते थे, बाउंड्री सी बना देते हैं, ऊंची ऊंची दीवार बना देते हैं जिससे कोई अंदर ना आ सके उसके लिए। तो वैसे ही करते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था, क्योंकि किलेबंदी करवाई थी ना। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। देखो एक तो सुरक्षा की वजह से भी थी वो दीवार, दूसरा कुछ लोग ये भी दिखाते थे, कुछ राजा, कि भाई जो एक तरह से हमने बड़ी दीवार खड़ी कर दी तो हमारी ये समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है, तो उसका प्रदर्शन करते थे शक्ति का। इससे किले के अंदर आने वाले मतलब रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, ऐसा माना जाता है। तो अब क्योंकि जो बाउंड्री के अंदर रहेंगे वो पता रहेगा कि भाई ये लोग ये इधर ही रहते हैं। ऐसी विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, ऐसा माना जाता है। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, क्योंकि पहले जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, क्या था राजा, मतलब राजा का जो रोल था ना वो एक तरह से वो सेना वगैरह नहीं रखता था। तो अब यहाँ पर राजा के रोल में क्या बदलाव आया कि सेना रखने लगे थे राजा। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी परमानेंट सेना रहने लगी थी राजाओं के पास। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद, तो कुछ महाजनपद भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो कुछ इस तरह की दीवारें, ये जो दीवार है ना ये कौशाम्बी किले की दीवार है, और ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 साल पहले बना था इसका एक भाग। अब देख लेते हैं टैक्स व्यवस्था जो थी महाजनपदों में वो किस तरह की थी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अब देखो जब ये सभी चीज़ें करते हैं
तो उन्हें प्रचुर संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती थी। भाई जो दीवारें वगैरह बनाएंगे उसमें लोग तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और सेना भी रखते थे। तो अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे थे। अब देखो टैक्स किस किस चीज पर लगाया इन्होंने, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया भाई किस चीज पर महाजनपदों में टैक्स लगता था, किस चीज पर नहीं लगता था। तो देखो फसलों पर इन्होंने टैक्स लगाया। तो फसलों पर लगाया गया जो टैक्स था ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अब क्योंकि कृषक ज्यादा थे तो टैक्स का जो ज्यादातर हिस्सा हमें खेती से ही मिलता होगा इनको महाजनपदों को। तो प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगता था, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब उनसे पैसे न लेकर के, मुद्रा न लेकर के उनसे काम करवाया जाता था। जैसे कि एक बुनकर या फिर लोहार या फिर सुनार, उसको राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। इस तरह से टैक्स उससे लिया जाता था। इसके अलावा पशुपालकों से टैक्स लिया जाता था। पशुपालकों को जानवरों या इनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था। मतलब कहने का ये है, अगर किसी के पास कोई मुद्रा नहीं है तो वो उसके बदले ये चीज़ें उसको देनी पड़ती थी। तो पशुपालकों से जानवरों या फिर उसका कोई उत्पाद है, भाई मान लो किसी ने कोई जानवर गाय पाल रखी है, तो गाय वगैरह जो है, गाय या भैंस ऐसे ही मान लेते हैं, तो उसका जो दूध होगा वो उसको देना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह से उसका उत्पाद देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। भाई जो अपना सामान, जैसे आज देखें ना टैक्स सिस्टम है, जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही था तब भी। आखेटकों तथा संग्राहकों जो जंगल से इकट्ठी चीजें करते थे उनको वो देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। तो अलग अलग तरह से सभी को टैक्स देना ही पड़ता था। अब देख लेते हैं कृषि में परिवर्तन, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से? जैसे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो पहले लकड़ी के बनते थे अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, क्योंकि जो लकड़ी का था ना, वो लकड़ी का जो हार्ड सरफेस थी उस पर नहीं चल पाता था, लेकिन लोहे के चलने लगे थे हार्ड सरफेस पर भी। इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। जो पहले डायरेक्ट बीजों से ही उगाते थे, अब बीज के बजाय क्या करते थे, पौध तैयार करके उनका रोपण करके फिर धान की फसल उगाने लगे। इससे क्या हुआ कि जो पौधे थे वो ज़्यादा जीवित रहने लगे, क्योंकि पहले ज़्यादातर पौधे मर जाते थे और उत्पादन उतना नहीं हो पाता था। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि अब पहले की तुलना में पैदावार बढ़ गई, लेकिन इसमें कमर तोड़ परिश्रम भी लगता था। तो ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर जो मजदूर थे, कमकार जिन्हें कहते थे, वो करते थे। तो कमर तोड़ परिश्रम इसलिए लगता है क्योंकि पहले तो इसकी पौध तैयार होती है और फिर वो पौध पानी में, जो ज़मीन होती है पानी भरी हुई, उसमें गाड़ा जाता है, जो रोपण किया जाता है। मतलब एक तरह से रोपण कहते हैं उसको, पौधों का रोपण किया जाता है, तो इसलिए कमर तोड़ परिश्रम लगता है इसमें। अब देख लेते हैं अ क्लोजर लुक मगध और वज्जी के बारे में भी देखेंगे आगे। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो है ना, लगभग मगध जो है लगभग 200 साल के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो आप देखेंगे कि भाई क्या वजह रही जिसकी वजह से महत्वपूर्ण जनपद ये बन गया। एक तो था इसका यातायात, जो ट्रांसपोर्टेशन था यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा था, और जल वितरण था यहाँ पर, मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो काफ़ी अच्छा था। किस वजह से? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो हैं वो यहाँ पर बहती थी। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये जो नदियाँ थी। तो मतलब एक तरह से इन नदियों की ही इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, इनसे ही यातायात हुआ। देखो पहले जो है ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ऐसे कोई रोड ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, बस ट्रेन तो चलती नहीं थी। तो जो यातायात था ना वो नदियों के थ्रू ही होता था। आज भी आप देखें तो कई सारी नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो नदियां हैं ना, ये जो मगध से होकर के बहती थी, तो इसकी वजह से ये 3 बेनिफिट थे। यातायात का हुआ, जल वितरण काफ़ी अच्छा हुआ, और ज़मीन भी उपजाऊ हुई इन नदियों की वजह से। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब देखो ये सभी पॉइंट्स उसके लिए हैं
कि मगध जो महत्वपूर्ण जनपद बन गया ना, वो कैसे बन गया। अब देखो, जो इनकी आय का साधन था ना, वो ये भी हो गया। हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाते थे, और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। तो मतलब एक तरह से संपन्नता आ गई यहाँ पर इस जनपद में, मगध में। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह वस्त्र की खदानें हैं, महत्वपूर्ण औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु, शत्रु भी कहते हैं इसको, शत्रु भी कहते हैं, तो ये हुए दो शक्तिशाली शासक। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। तो उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो ये हो जाएगा ये वाला भाग, जो जैसे इंडिया के उत्तर पश्चिम वाला भाग, जिधर पाकिस्तान है, ये वाला। तो उपमहाद्वीप तो देखो पहले पूरा ही था, पाकिस्तान भी इसमें ही था, क्योंकि पहले कोई बाउंड्री तो थी नहीं, तो उपमहाद्वीप पूरा ये कहा जाता था, आसपास के जो देश थे उन सबको मिला करके। तो इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग तक अपना राज्य फैला लिया था, नियंत्रण मतलब महापद्मनंद ने। और बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में जो राजधानी थी ना मगध की, वो पाटलिपुत्र बन गई, जो कि पटना है आज। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, पूरी तरह सफल न होने पर भी, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया इसमें, फिर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और हुआ क्या कि जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे डर गए थे कि भाई भारत के शासक जो पास है ना, उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो उससे वो डर गए कि हम अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे मगध के लिए मैंने लगाया था ये, तो यहाँ पर है मगध। आज जहाँ पर आप देख रहे हो बिहार, वहीं पर है। अब देख लेते हैं वज्जी। तो वज्जी जो है मगध के ही नज़दीक था। राजधानी वैशाली, जो कि बिहार में है, वो थी। देखो वज्जी भी देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है वज्जी, ये रहा वज्जी है यहाँ पर, तो पास में ही है, मगध यहाँ पर है और वज्जी इधर है। कौशाम्बी जो अभी हमने देखा था वो यहाँ पर है। हस्तिनापुर भी देखा था, तो ये है यहाँ पर उज्जैन है। तो आप चाहें तो इस मैप को डिटेल में देख लेना, ये आपकी बुक में दिया गया है। तो यहाँ की शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। देखो जो लोग हैं ना, एक साथ शासन करते थे, कई कई लोग मिलकर के, तो एक तरह से, और राजा हर कोई कहलाता था उसमें से, ग्रुप में, ऐसा नहीं कोई एक ही राजा बनता था, सभी राजा थे। तो वही होता था गण या संघ, जिसमें कई शासक होते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। अब भाई क्योंकि हर कोई राजा है, ग्रुप में मान लो 5 राजा हैं, 5 लोगों का क्या है, संघ है, गण है, तो वो पांचों ही राजा कहलाते थे। पांचों ही राजा वो साथ में अनुष्ठान करेंगे, सारे यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत करेंगे। जैसे आज मंत्रिमंडल देख लो ना, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सभी की इंपॉर्टेंस उतनी होती है, तो वैसे ही। और या फिर आप ये लगा लो, मतलब हर कोई मुख्य रोल है उसका, ऐसा कोई एक मुखिया नहीं चुना जाएगा। जैसे कि आज की सिस्टम में देखो तो एक हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, वैसा नहीं होता था। मतलब कि जब सब राजा हैं तो सभी का मतलब इक्वल रोल है। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने हेतु वे मिलकर चर्चाएं करते थे। ये ऐसे मान सकते हो कि भाई किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, अगर तो प्रिंसिपल नहीं है तो बस टीचर ही हैं, टीचर का ही रोल है। सभी टीचर क्या है, इक्वल पोस्ट पर ही हैं, और सभी जो है निर्णय उसी हिसाब से लेंगे, डिस्कस करके आपस में। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सजीव जो रियल सिचुएशन है वो दिखाई गई है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। लोग जीतना चाहते थे उसको, फिर भी 1500 साल चल गया।
उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। दीर्घ निकाय जो है ना, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। गण, देखो गण की बात करें अभी, वैसे तो हमने देख लिया गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जो कि हमने कहा अभी कि कई सदस्यों वाला एक समूह होता था और हर समूह में जो भी सदस्य होता था वो ही राजा कहलाता था। तो इसी वजह से क्या है, संघ कहते हैं संगठन या सभा को। तो अब क्योंकि ये संगठन पूरा होता था, कई लोगों का समूह होता था, तो क्या होता था, तो ये इसको गण भी कह देते थे, संघ भी कह देते थे। तो कई लोग जो होते थे सभी राजा कहलाते थे इसमें। अब देखो इसी से रिलेटेड एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, चैप्टर के लास्ट में दिया होता है सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो दास नहीं थे ना, जो उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी 30 साल से ऊपर के। तो वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे और शासन के कई पदों पर जो नियुक्तियां होती थी लॉटरियों के द्वारा होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी और औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे और एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। किसको नागरिक अधिकार मिले थे, किसको नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर के लास्ट में, कल्पना करो कि वैशाली के उस सभागार में तुम झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? तो एक तरह से कल्पना करनी है भाई उस टाइम पर क्या डिस्कशन होता होगा इस बारे में, तो कल्पना करें। और ये जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह का सीटेट में, इसलिए मैंने ये यहाँ पर सेक्शन लिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं आप। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि देख लेते हैं। वैसे तो हमने चैप्टर के बीच में भी ये देखी थी। नए शासक जो बने थे वो लगभग 3000 साल पहले बने थे। महाजनपद जो अस्तित्व में आया वो लगभग 3000 साल पहले आया। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन, ये कब हुआ था? लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। जो हमने देखा था ना, गुप्त शासकों ने गण और संघ का अंत करके अपना शासन वहाँ पर जो है बसा लिया था, तो वही चीज़ की बात हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।